हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम NBCC स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल्स में सारी चीज़ों को समझने वाले हैं और ये वीडियो हमारे व्यूअर्स की स्पेशल डिमांड्स के अनुसार बनाई जा रही है। तो अगर आप भी कोई स्टॉक से रिलेटेड फुल एनालिसिस वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को समझते हैं। NBCC India Limited is a Government of India नवरत्न enterprise अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो देखो, ये जो कंपनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न एंटरप्राइज है। द कंपनी ऑपरेट्स इन थ्री मेजर सेगमेंट्स। थ्री मेजर सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। फर्स्ट देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सेकेंड EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और थर्ड रियल एस्टेट। तो ये तीन सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। अब देखो, यहाँ पर हम विस्तार से समझेंगे ये सेगमेंट्स को और इनके बिजनेस को। देखो गाइज, एक बात यहाँ पर समझकर चलो, अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए बिजनेस को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, लोग सिर्फ फंडामेंटल रेशियोज और टेक्निकल्स को देखकर ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपको बिजनेस को समझना। ठीक है, बिजनेस को अगर आप समझ जाते हो तो फिर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आपको बेहतरीन विजिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, तो चलो समझते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट को। तो फर्स्ट सेगमेंट है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी कि PMC। Civil construction projects including residential and commercial complexes, hospitals, educational institutions, redevelopment projects of the government। तो देखो, इस सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है ये सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करती है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज बनाने का काम करती है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का काम करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट को समझते हैं जो कि है EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इट एग्जीक्यूट्स प्रोजेक्ट सच एज हाई राइज चिमनीज, कूलिंग टावर्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स ETC। तो देखो, ये कुछ सेगमेंट में ये जो कंपनी है अपनी EPC की सर्विसेज देती है। अब देखो, EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये होता क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। जैसे देखो, यहाँ पर अगर कंपनी को EPC का काम मिलता है किसी कोल हैंडलिंग प्लांट्स के लिए, तो उसमें होता क्या है कि प्लांट को पूरा एकदम शुरू से अंत तक एकदम कंप्लीट करके देना है। सिंपल तौर पे, सिंपल भाषा में आप लोग यही समझो। ठीक है, शुरू से अंत तक पूरे प्लांट को एकदम सेटअप करके देना है और इसे ही EPC कहा जाता है। ठीक है, पूरा एकदम सेटअप करना है। तो बेसिकली ये सेगमेंट्स के अंदर ये जो कंपनी है EPC का काम करती है। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड सेगमेंट है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या काम करती है कंपनी? रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स such as apartments and townships and commercial projects such as corporate office buildings and shopping malls। तो देखो, इस सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करती है। लाइक यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाती है, फिर यहाँ पर टाउनशिप्स एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट सच एज कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स बनाती है, शॉपिंग मॉल्स बनाती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के अंदर भी कंपनी काम करती है। आई थिंक बिजनेस को आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, बेसिकली इंफ्रा सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और यहाँ पर रेवेन्यू स्प्लिट FY23 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। देखो, FY24 की डेटा देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा परसेंटेज में, बाकी यहाँ पर इस हिसाब से ही देखने को मिलेगा, बस थोड़ा बहुत परसेंटेज में ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेजर रेवेन्यू इनकी आती है ये PMC सेगमेंट से ही आती है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो इस सेगमेंट से ही मेजर रेवेन्यू आती है 92% की, बहुत ही बड़ी रेवेन्यू इनकी आती है इस सेगमेंट से। एंड उसके बाद EPC के सेगमेंट से आती है
6% की और रियल एस्टेट के सेगमेंट से ओनली 2% की। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरसीज ऑपरेशंस, तो देखो कंपनी के प्रेजेंस को समझते हैं। तो देखो द कंपनी हैज इट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन दुबई, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सेशल्स, हैज प्लान्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन ब्रुंदी एंड मंगोलिया। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये इन देशों के अंदर काम कर रही है, इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइक देख सकते हो दुबई, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स इनके अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने वाली है, प्लान कंपनी कर रही है ब्रुंदी के अंदर एंड मंगोलिया के अंदर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर अक्टूबर 12 2024 के अकॉर्डिंग ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक कंपनी की काफ़ी अच्छी है, 81,300 करोड़ के अप्रॉक्स। और दोस्तों सेम पीरियड में कंपनी ने न्यू बिजनेस के अंदर तकरीबन 23,500 करोड़ की ऑर्डर्स को सिक्योर की है। चलो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप 29,152 करोड़ की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 52.5 की, इंडस्ट्री पी 37.7 की। तो इंडस्ट्री पी की तुलना में स्टॉक की पी ज़्यादा है। फिर पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 7.86 की पीजी रेशियो है। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक की एक्सपेंसिव है। एंड उसके बाद यहाँ पर आरओसी 32%, आरओई 24.8% बढ़िया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 61.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 108 की, 52 वीक हाई 140 की और लो है 40.5 रुपये की। बुक वैल्यू 8.24 की। डेप्ट है ओनली 63 लाख की और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, 0.00 की। तो ये चलो ठीक है। अब देखो डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश की बात करें तो फ्री कैश कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया है, 28.3 करोड़ की। तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। डिविडेंड रेट 0.39%, फेस वैल्यू 1 रुपये की, ईपीएस है 1.6 रुपये की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स कंपनी की बढ़िया है और वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स के अंदर हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर आप देख सकते हो 7691 करोड़, फिर 8876 करोड़, 10,433 करोड़ और फिर 10,645 करोड़। तो इस प्रकार से कंपनी की जो सेल्स हैं ये पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ बढ़े हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट को भी डिस्कस करके चलें तो देखो नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़िया कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है, 238 करोड़, 278, 414 और 444 करोड़, बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, कभी डबल डिजिट के साथ में, कभी सिंगल डिजिट के साथ में, इस प्रकार से। यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखो पास्ट 10 ईयर्स में 10% की ग्रोथ रही है, पास्ट 5 ईयर्स में ओनली 1% की, पास्ट 3 ईयर्स में 14% की, टीटीएम में 20% की। एंड उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देखो पास्ट 3 ईयर्स में एंड टीटीएम में ये तो बढ़िया ग्रोथ रही है, 32% और 44%। लेकिन अगर यहाँ पर हम पास्ट 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स की बात करें तो सिंगल डिजिट में ग्रोथ रही है, ओनली 7% की, देख सकते हो यहाँ पर। अब देखो पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं जब भी स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचता हूं तो वहां पर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को जरूर से समझता हूं और वहां पर मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि एटलीस्ट कंपनी के अंदर 20 to 25% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जितनी बेहतरीन सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहेगी उतनी बेहतरीन कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ रहेगी और जितनी बेहतरीन कंपनी की ग्रोथ रहेगी उतनी बेहतरीन रिटर्न्स भी कंपनी के स्टॉक बनाकर देगी। ठीक है, अब देखो स्मॉल कैप्स में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी उससे एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स पाने की, इसीलिए तो स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं वो हमने अभी आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है ये जितना बेहतर हो उतना बढ़िया हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे,
और भी जो पैरामीटर्स हैं उनको भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे पसंद नहीं है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है, इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है, डबल डिजिट के साथ है तो, लेकिन कुछ खास परसेंटेज में नहीं है। ये परसेंटेज हमें तो लार्ज कैप्स के अंदर भी मिल जाते हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पर रिस्क क्यों ले, ठीक है। लार्ज कैप में सेफ्टी भी हो जाएगी और इसी प्रकार की ग्रोथ है, तो वहाँ पर हम क्यों ना इन्वेस्ट करें, है ना। तो इन चीज़ों को समझकर चलना है। बाकी यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो पास्ट 10 ईयर्स में 13% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, पास्ट 5 ईयर्स में 35% के सीएजीआर से, पास्ट 3 ईयर्स में 51% और पास्ट 1 ईयर में 136% के सीएजीआर से। एंड उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी चलो ओवरऑल ठीक है ना। एंड अब चलो यहाँ पर हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कैश रिजर्व की बात की जाए तो देखो कैश रिजर्व कंपनी की लगातार बढ़ रही है, 1588 करोड़, 1764 करोड़ और 2046 करोड़। बोरोइंग्स की बात करें तो ओनली 1 करोड़, ठीक है। तो बोरोइंग्स की तुलना में कैश रिजर्व कंपनी के अंदर काफ़ी बेहतरीन है। फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी कंपनी के लगातार घट रहे हैं और यहाँ पर देखो फिलहाल 12,814 करोड़ के एसेट्स हैं कंपनी के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिलहाल यहाँ पर 61.75% की है, जो कि काफ़ी टाइम से स्टेबल है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा ट्रिम हुए हैं थोड़े से, 4.43% से घटकर 4.05% पर होल्डिंग हो चुकी है। डीआईएच के द्वारा भी सेलिंग हुई है, 9.47% से घटकर 9.13% की होल्डिंग हो चुकी है। तो खरीदने वाला कौन है? पब्लिक। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 25% पर पहुंच चुकी है। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईएच की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने कंपनी के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक समझा है, लाइक बिजनेस, फंडामेंटल रेशियोज, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को हमने काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझा है। और इन सभी चीज़ों को समझने के बाद ओवरऑल देखो कंपनी काफ़ी बेहतरीन लग रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लगी, वो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज। ये मैं पर्सनली अपनी चॉइस बता रहा हूँ। मेरी जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि एटलीस्ट स्मॉल कैप्स के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज मिलनी चाहिए 20 to 25% की, ठीक है। तब जाकर वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की सोचता हूँ, बाकी और भी जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को देखता हूँ साथ में, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो कंपनी है मेरे लिए फिट नहीं बैठ रही है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इंफ्रा सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कोई ऐसी कंपनी चूज करूंगा जिसमें इससे बेटर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। मतलब इससे बेटर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज मिले, और साथ ही में जो और भी चीज़ें हैं और भी जो पैरामीटर्स हैं वो भी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है उस हिसाब से, तो जिस प्रकार की इनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है, उस प्रकार की परसेंटेज अगर मुझे कोई लार्ज कैप इंफ्रा कंपनी के अंदर मिल जाती है तो मैं उस कंपनी के साथ चलना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है तो रिस्क वहां पर डेफिनेटली कम होगी इसके कंपैरिजन में, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसके इक्वल है। तो इसके तरह सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वहां पर है, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करके वहां पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी आप लोग मत समझना कि कंपनी बेकार हो गई, बिल्कुल नहीं, बाकी सब कुछ एकदम बेहतरीन है, ठीक है। और हो सके तो आगे चलकर कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें और भी इजाफा कर दे, ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती है। अब देखो अगर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार कंपनी बढ़िया लग रही है तो यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट की कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो समझते हैं। तो देखो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन को स्टॉक सपोर्ट ले लेकर अप ट्रेंड में चल रही है, और अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही स्टॉक है, ठीक है। और डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से 20 से 22% की डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, एसआईपी की शुरुआत करने के लिए डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान में ये रखकर चलना है फिलहाल कि देखो Q2 की अर्निंग्स इनकी आने वाली है, तो Q2 का थोड़ा वेट करके चलना ज़्यादा बढ़िया होगा,
Q2 में अगर इनकी अर्निंग्स बढ़िया आती है तो फिर स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है, तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगी कि हाँ प्राइस अब ऊपर जा सकता है और फिर वहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट वीक आती है तो स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, तो हम और भी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक को फिर बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए Q2 का वेट करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी डिस्काउंट अभी भी बढ़िया अवेलेबल है फर्स्ट एसआईपी करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब देखो दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावटें आने की चांसेज हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखकर चलना है। सबसे पहले तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट है, ये अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है ये 100 रुपए की, एंड उसके बाद यहाँ पर है 81 रुपए की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है फिलहाल यहाँ पर 120 रुपए की, ठीक है। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। तो दोस्तों ये रही एनबीसीसी स्टॉक की फुल एनालिसिस वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।